चलिए अब पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। होपफुली आपने इवोल्यूशन अच्छे से कर लिया है, पेपर अभी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर है। तो देखो इस चैप्टर में क्या क्या लिखा, अगर मैं इस पूरे चैप्टर को ब्रेक करूं तो एक वर्ड तो इसमें ह्यूमन लिखा हुआ है, देखो। और आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप ही ह्यूमन है, आइडिया है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि आप होमोसेपियन सेपियन है। हाँ, मतलब इसमें डाउट तो नहीं है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। इवोल्यूशन पढ़ लिया आपने कि आप सबसे समझदार और अच्छे जानवरों में आपकी गिनती होती है, और आप एनिमल किंगडम में जो इवोल्यूशन का एक सीरीज है उसके टॉप पे बैठे हुए हैं आप, बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस, नथिंग एल्स। आप में ऐसा कुछ और कुछ खास नहीं है, आपका जो ब्रेन है वही आपको सबसे अलग बनाता है। इंटेलिजेंस जो आपके अंदर है, आपके ब्रेन में जो कैलकुलेशन होता है, वो आपके लिए यूनिक प्रॉपर्टी है जो बाकी एनिमल्स में नहीं होता, और उसकी वजह से आप एक टॉप हायरार्की पे बैठे हुए हैं, है ना। चलिए, तो ह्यूमन है, हेल्थ है, गुड हेल्थ कहते हैं। और आप जानते हैं कि गुड हेल्थ आपके फूड पे, आपके लाइफ स्टाइल पे, आपके वैक्सीनेशन पे, और जो आपका इन्वायरमेंट है, इन सब पे डिपेंड करता है। हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, है ना, सोशल हेल्थ, हर तरह की हेल्थ की बात करते हैं आप। एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि हेल्थ, एक्चुअल गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है। और गुड हेल्थ, हाँ, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यस यू आर राइट, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो डेफिनेशन तो आप वहां पे देख सकते हैं इसको। और गुड हेल्थ का मतलब केवल आप ये बोलें कि आप फिजिकली फिट हैं और आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। आपका फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपका जो मेंटल फिटनेस है, आपका जो सोशल एक स्ट्रक्चर है, आप कितने अच्छे से उसको बिहेव कर रहे हो उसके साथ, इन सब पे आपका हेल्थ डिसाइड होता है ना। तो गुड हेल्थ के लिए आप फूड की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं कि आपका खाना कैसा है, हाइजीनिक है, अनहाइजीनिक है, क्या अमाउंट है, बैलेंस डाइट है या नहीं है, लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, आप योगा करते हैं कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आप कब सोते हो, कब जागते हो, नींद आप पूरी लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्थ का पार्ट बनता है। अगर कोई इंसान रात भर अब केवल जागता रहता है और दिन भर सोता रहता है, तो ये एक लाइफ स्टाइल के एडवर्स पार्ट में काम चल रहा है उसका। तो लाइफ स्टाइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स कि आपका हेल्थ किस तरह से, आपका बॉडी का हेल्थ कैसा है। इम्यूनिटी कहा जाता है, देखो वैक्सीनेशन में मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप, वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। और आप जानते हैं कि इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन तो एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, और ये इम्यूनिटी देखो इनेट भी होता है और एक्वायर्ड भी होता है। एक्वायर्ड ही वैक्सीनेशन का पार्ट है, देखो। और इनेट तो आपको जेनेटिकली मिलता है, देखो ये जेनेटिकल होता है। बाय बर्थ जो आपको मिलता है। और हर लिविंग सिस्टम में, चाहे वो बैक्टीरिया से लेके एलिफेंट की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनेट इम्यूनिटी तो होता ही होता है, एक्वायर्ड सब में नहीं होता। बट इनेट इम्यूनिटी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, चाहे वो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हो, चाहे वो एक ब्लू व्हेल हो, चाहे एलिफेंट हो, है ना। तो अच्छा बताओ, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी की बात अगर कर रहे हैं आपको वैक्सीनेशन चलिए छोड़ दीजिए, आप एक ही क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं और सबको एक तरह का किसी चीज का एक्सपोजर हुआ, कॉमन कोल्ड का, कोई बच्चा तुरंत बीमार हो जाता है, कुछ बच्चे को दिक्कत नहीं होती, क्यों ऐसा? ये उनका जेनेटिक्स है।
कि आपको जेनेटिक्स में जो इम्यूनिटी मिला है वो कैसा है ना। और ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा बुक में लिखा गया है कि जिन बच्चों का या जिनके जनरेशंस काफी ज्यादा अर्बनाइज्ड एरिया में रहते हैं, सिटी एरिया में रहते हैं, और जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी इम्यूनिटी में बेसिक डिफरेंस है। शहर के बच्चों में इन्फेक्शंस के होने के चांसेस ज्यादा हैं, एलर्जिक डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं इन रेस्पेक्ट टू दोज हु आर जो विलेज में है या सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जो गांव में बच्चे जिनका ग्रोथ हो रहा है, उनका नेचुरल इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है। जो लोग जितना ज्यादा क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं, घर में बंद रहते हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं है, इन बच्चों में प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा आप नेचर के कांटेक्ट में रहेंगे, आपका इम्यूनिटी उतना ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करेगा। आज अच्छे बताओ, अगर आप देखें कोविड के बारे में, तो अफ्रीका जैसा कंट्री जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, उनमें आपको बहुत कम डेथ मिलेगा कोविड का। और अमेरिका, यूरोप, जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें डेथ बहुत ज्यादा है। कारण क्या इसका बताओ? ऑल्दो इनको ये तो मिला हुआ है सबको, देखो एक्वाइट सबको मिला हुआ है ना, वो लैग कहां कर रहे हैं बताओ? इननेट वाले में। ये इवोल्यूशन कहता है कि जिस जनरेशन ने बहुत ज्यादा नेचर से अपने आप को, नेचुरल जो इंटरेक्शन रहा है, देखो उनमें जेनेटिक्स उसी तरह का डेवलप भी होता है। तो अफ्रीका में, या फिर आप देखिए, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री दे आर फ्री फ्रॉम कोविड बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग इननेट इम्यूनिटी। समझ में आ रहा है ये चीज? और अब जो लोगों ने काफी ज्यादा पहले से एजुकेट करके रखा हो अपने आप को, जिन्होंने कभी गर्मी झेला ही नहीं, जिन्होंने कभी इन्वायरमेंट को फील ही नहीं किया, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब बताऊंगा क्या होता है। ये एक्चुअली होता है कि जैसे अगर एक जगह पे बहुत लोगों में कोविड अगर है, तो जो नॉन कोविड वाले होते हैं ना, जिनको कोविड नहीं है, उनमें उसके जाने का चांसेस कम हो जाता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर मान लो एक जगह 10,000 लोगों को इम्यूनिटी, मतलब 10,000 लोगों में कोविड का इंफेक्शन है, तो जो नॉन कोविड पेशेंट होते हैं, जिनमें कोविड नहीं है, उनमें उनके जाने का चांसेस कम हो जाता है। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए यहां देखिए अब, और इन्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में है या नहीं है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑल्सो डिसाइड योर गुड हेल्थ। और देखो, जो इंपेयरमेंट ऑफ हेल्थ होता है वही डिजीज है। जो इंपेयरमेंट ऑफ हेल्थ है वही तो डिजीज होता है। हेल्थ आपका खराब हो गया मतलब डिजीज हो गया आपको। और डिजीज होता क्या बताओ? डिजीज कहते हैं कोई भी माल फंक्शनिंग है बॉडी पार्ट्स का या बॉडी ऑर्गन्स का या बॉडी का, जिसकी वजह से आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, नॉर्मल से आप अलग बिहेव कर रहे हैं, ये डिजीज होता है ना। तो जैसे कि डिजीज का डेफिनेशन बताया जाता है, देखो लिखिए, देखो डिजीज क्या होता है। देखो डिजीज के बारे में, एनी फिजिकल any physical or functional change, any physical or functional change from the normal, any physical or functional change from the normal that cause discomfort, that cause discomfort or 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 impair the health of a living organism, impair the health of a living organism called as disease. फिर से बोल दूं, any physical or functional change from the normal that cause discomfort or impair the health of a living organism
called as disease. एक छोटा डेफिनेशन और है इसका, लिख लो, लिखिए। माल फंक्शनिंग कहते हैं इसको। देखो, माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स, malfunctioning of the body or body parts with a specific symptom is known as disease. देखो, एक कोई बच्चे बताओ, डिजीज में और सिंड्रोम में फर्क यही होता है ना। डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक सिम्टम कहते हैं। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड हुआ तो उसका सोर थ्रोट होगा, रनिंग नोज उसका होता है, वाटरी आई रहता है उसका। ये कॉमन कोल्ड का स्पेसिफिक सिम्टम है। तो डिजीज इज ऑलवेज, याद रखना, डिजीज इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक सिम्टम। बट सिंड्रोम की बात करें तो सिंड्रोम क्या बताओ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कहा जाता है ना। यस, बहुत सारे डिजीज का जब कंबाइंड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाए वो सिंड्रोम का पार्ट बन जाता है। मतलब एक से ज्यादा डिजीज के सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, उसे सिंड्रोम कहते हैं। तो ये फर्क है। देखो, डिजीज इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, नाउ इट इज कॉल्ड सिंड्रोम कहते हैं इसको। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? और देखो, अब अगर मैं कहूं कि इस चैप्टर का जो पूरा अगर डिवीजन है वो देखो क्या है। इस चैप्टर में एक तो पहली बात आपको डिस्कस करना है डिजीज के बारे में, कि डिजीज कितने तरह का होता है, कहां से होता है, क्या क्योर उसका हो सकता है। दूसरा दिया गया है, बताओ, इम्यूनिटी के बारे में, कि स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है ना। इम्यूनिटी पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है ड्रग अब्यूज, रिया चक्रवर्ती। हसिस, गांजा, चरस, अफीम, बर्ड, marijuana, LSD, there are so many kind of। हाँ ठीक है, चलिए। तो अगली बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके उसमें भी। रिया चक्रवर्ती was caught by NCB to taking which kind of disease, which kind of drug। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा ड्रग लेती थी वो, लेट्स सी। ठीक है, हाँ, तो वो सब पढ़ना है आपको, ड्रग अब्यूज पढ़ना है। फिर देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है आपको स्मोकिंग के बारे में, अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। पढ़ना ये है, ये नहीं पढ़ना है कि इसके लेने से फायदा क्या होता है, पढ़ना ये है कि इसके लेने से प्रॉब्लम क्या होता है। देखो, ये सब, ये एलर्जी वर्जी सब इम्यूनिटी वाले पार्ट में आ जाएगा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल्स का जो बैड इफेक्ट है वो क्या होता है, और फिर कॉमन प्रॉब्लम्स इन एडोलेसेंस। जब आप एडोलेसेंस वाले फेज में आते हैं तो आपके अंदर जो एक कॉमन प्रॉब्लम अपेयर होता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं आप। बेटा, ये सब का सब डिजीज लिख दिया ना एक बार, सब आ जाएगा उसी में ना। अब देखो, तो ये पूरा इस चैप्टर का समरी है कि डिजीज के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में, स्मोकिंग और अल्कोहल का जो बैड इफेक्ट है वो क्या है, कॉमन प्रॉब्लम्स इन एडोलेसेंस, ये सब इस चैप्टर का एक समराइज पार्ट है। अरे एडोलेसेंस क्या होता है, ये लो, SCENC लिखा हुआ है। टीनेज से ऊपर चले गए आप, जो
15, 16, 17, 18 साल की कहानी होती है कि आप में क्या क्या एडिक्शन के चांसेस क्यों इसमें ज्यादा होते हैं, यही कहा जाता है एडोलेसेंस के अंदर। आप पूरा एडल्ट नहीं बने हैं और आप टीनेजर से ऊपर जा चुके हैं। ये जो बीच का जो ये 17-18 से लेके या 15 से लेके जो 20 की कहानी है, यही आपका एडोलेसेंस का पूरा पार्ट होता है। समझ में आ गया? जिसमें आपको लगता है कि आप बड़े मैच्योर हो गए हैं, यू आर एबल टू टेक योर ओन डिसीजंस, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। हमें ऐसा लगता है कि हम काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं, 19 के नहीं होते टीनेज, ऑब्वियस सी बात है, टीनेजर्स 19 के नहीं होते। ठीक है, चलो ठीक है, यहां देखो अब। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये इसका समराइज पार्ट है, और इसमें मैं स्टार्ट करूंगा डिजीज से। देखिए, हेडिंग लिखो डिजीज के बारे में। तो देखो, जो डिजीज है ये दो तरह का होता है। एक कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, और एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड एंड कॉन्जेनिटल कहते हैं। एक्वायर्ड वो होता है कि जो आप बर्थ के बाद, अब देखो ये क्या है, कॉन्जेनिटल जो होता है ये ऑलवेज कहते हैं जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, है ना, ऑटोसोमल डिजीज जो आपने पढ़ा है सारा कुछ। तो जो जेनेटिक्स के थ्रू जो हेमोफीलिया है या कई सारे थैलेसीमिया वगैरह होता है, जो जेनेटिकली आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसे कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं। और हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि जो जेनेटिकली डिसाइड होता है, जेनेटिकली जो ट्रांसफर, को कॉन्जेनिटल कहते हैं। और जो एक्वायर्ड होता है, ये एक्वायर्ड दो तरह का होता है। एक कहते हैं इन्फेक्शियस, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इसी में देखो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे बोन का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट प्रॉब्लम होता है, हार्ट डिजीज वगैरह भी होता है, डेफिशिएंसी डिजीज भी होता है, इसमें एलर्जी भी आता है, और इसमें कैंसर भी आता है। These are the different classification of non-infectious diseases. डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जानते हैं ना, जैसे बोन्स का जो आपका जॉइंट्स वगैरह है वो डिजेनरेट करने लगता है एजिंग के साथ साथ। हार्ट का डिजीज जो होता है देखो, है ना। डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, जैसे विटामिन की कमी हो गई, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं, दैट इज लिंक्ड विद विटामिन, दैट इज लिंक्ड विद न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? अब जितने भी हैं, अरे पार्किंसंस हो, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर का ही तो प्रॉब्लम है, सबके सब इसी में डिजेनरेशन में आते हैं।
जितने भी आपकी न्यूरल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो पार्किंसंस हो, ऑल आर अंडर द डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। नर्वस, अच्छा बताओ, न्यूरल सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा फिर। तो चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो न्यूरल प्रॉब्लम हो, जिसमें किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। अरे हर तरह के कैंसर होते हैं, लिख दिया कैंसर ने यहाँ पे। हर तरह के कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहे जाते हैं, समझ में आ गया। और देखो, जो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस को पैथोजेनिक डिजॉर्डर कहते हैं। नहीं हो सकते, न्यूरॉन्स का रिजनरेशन बहुत स्लो होता है, ना के बराबर होता है, समझ में आ गया। तो याद रखना, अब जितने भी प्रॉब्लम पैथोजेंस की वजह से होता है, पैथोजेंस कहने का मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पैथोजेंस इंक्लूड्स, देखो पैथोजेंस में क्या क्या आते हैं, तो पैथोजेंस इंक्लूड्स, देखो इसमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम आता है, इसमें वायरस भी आता है, इसमें फंगस भी आता है, फुंगी आता है, फुंगी, इसमें हेलमिंथिस भी आते हैं, इसमें प्रायोन्स वगैरह भी आते हैं। तो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, हेलमिंथिस हो, चाहे वो, बीच में एक और रह गया, कई बच्चे ध्यान लगा रहे थे, प्रोटोजोआ यहाँ भी छोड़ देंगे क्या? प्रोटोजोआ भी होता है, हाँ देखो, अब सभी बच्चों को घंटी लग रहा हो, इस तरह लगता है यहाँ प्रोटोजोआ यहाँ भी छोड़ देंगे, तीसरा कोई लग गया होगा, इससे पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ यहाँ पर। डोंट वरी, प्रोटोजोआ पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर। तो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथिस है, प्रायोन्स वगैरह होते हैं, ये सब एक पैथोजेनिक एजेंट है। और जो भी प्रॉब्लम इनकी वजह से हो रहा है, उन्हें क्या बोलते हैं बताओ, उसे पैथोजेनिक डिजॉर्डर कहते हैं। और ये सभी की सभी इंफेक्शियस डिजीज में आते हैं। तो ऑल पैथोजेनिक डिजॉर्डर्स आर कॉल्ड इंफेक्शियस डिजीज, एंड देयर एजेंट्स आर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, प्रायोन्स एक्सेट्रा। समझ में आ गया। रिकेट्सिया वगैरह भी पढ़ा होगा आपने, रिकेट्सिया का, रिकेट्सिया पढ़ा, रिकेट्सिया, रिकेट्स, एक रिकेट्सिया भी आता है। ये सब, अब ये बताओ, अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है और ह्यूमन हेड डिजीज टेस्ट में आएगा। किस टेस्ट की बात कर रहे हो अभी? अरे कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? अभी तो चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया, तो टेस्ट में कहां से आ जाएगा अभी? अभी नहीं आएगा, अभी अभी फिर एक बार इवोल्यूशन ही पूछा जाएगा आपसे, फुल फुल इवोल्यूशन, ठीक है। चलिए यहां देखिए, तो बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्सिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, प्रायोन्स आर द पार्ट ऑफ इंफेक्शियस एजेंट्स कहते हैं इसको, क्लियर। और देखो, अब याद रखिएगा ये चीज, देखिए अब जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, देखो जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है, ये दो तरह का होता है। एक कहते हैं कम्युनिकेबल, और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल।
इन्फेक्शियस के ये दो टाइप हो गए, देखो, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, सही है। अब कम्युनिकेबल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, देखो तो एक देखो, एक मान लो एक आदमी ए है जो जो बीमार है, जो जिसमें एक पर्टिकुलर डिजीज है ना, और इसने बहुत आसानी से बी को अपना डिजीज ट्रांसफर कर दिया। ये डिजीज वाला पेशेंट है, ये नॉर्मल था पहले, और एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक वो काफी आसानी से स्प्रेड कर जाता है। तो देखो कम्युनिकेबल वो होता है कैन spread to other host very easily। ये कम्युनिकेबल है, ठीक है। लेकिन एक बीमारी जो पैथोजेंस तो होता है, जो पैथोजेंस तो होता है, अब जैसे कम्युनिकेबल में आप जितनी बीमारियां देख रहे हैं आजकल, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे वो मलेरिया हो, ये सब कम्युनिकेबल के ही तो पार्ट है। निमोनिया है, डिप्थीरिया है, कॉमन कोल्ड है, ये सब कम्युनिकेबल में ही तो आते हैं। यस, कॉलरा वगैरह भी होता है। अलग अलग मेथड से ट्रांसफर होगा, बट दोज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी वेरी इजीली आर कॉल्ड कम्युनिकेबल बाय डिफरेंट सोर्सेस। ए से बी जाने का पाथवे अलग अलग हो सकता है, देखो, ए टू बी विथ बाय डिफरेंट वेक्टर्स बाय डिफरेंट सोर्स। बाय डिफरेंट व्हीकल कह सकते हैं, अलग अलग मेथड से ए से बी में जा सकता है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लो, अगर मैं कॉमन कोल्ड की बात करूं, डिप्थीरिया की बात करूं, कोविड की बात करूं, देखो ये भी आ गया, इसी में आ गया, कोरोना वायरस, है ना। निमोनिया की बात करूं, अगर मलेरिया वगैरह की बात करें, अगर तो ये सब कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, टीबी वगैरह भी है, बिल्कुल है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना। वो भी है, अभी आएगा, रुक जाओ। वो हाँ, मलेरिया से क्वेश्चन नहीं आया था, मलेरिया से क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, हाँ मैचिंग में क्वेश्चन आया था, मलेरिया का मैचिंग में क्वेश्चन था कि मलेरिया किससे होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। और अब मैं अगर नॉन कम्युनिकेबल की बात करूंगी, तो अगर ये ए में है तो इसका ट्रांसमिशन बी में ए टू बी ट्रांसफर ये नहीं हो सकता। अगर ए को कोई बीमारी है, वो किसी पैथोजन की वजह से हुआ है, लेकिन वो बी में ए की वजह से नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? तो जो ए टू बी में, फिर कैंसर कहां से आ गया? अरे कैंसर पैथोजेनिक प्रॉब्लम थोड़ी होता है, मैं इन्फेक्शियस की बात कर रहा हूं। मलेरिया भी ए टू बी ट्रांसफर हो जाता था, मच्छर की जरूरत है केवल यहाँ पर। इसमें जो प्रॉब्लम आएगा, देखो, वो टेटनस का प्रॉब्लम है। टेटनस होता बैक्टीरिया से है, लेकिन अगर मुझे टेटनस है तो मैं किसी और को टेटनस नहीं दे सकता ना। दे सकता हूं क्या? अगर मुझे मलेरिया है तो मैं बी को मलेरिया दे सकता हूं, बस मच्छर की जरूरत है वहां पर केवल। लेकिन अगर मुझे टेटनस है, वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, ये टेटनस अगर मुझे है तो मैं बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता इसको। तो ये इन्फेक्शियस तो है, यस, टेटनस को लॉक जॉ कहते हैं। तो टेटनस इन्फेक्शियस तो है क्योंकि ये बैक्टीरिया से होता है, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल होता है। समझ में आ गया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है। अगर ए टू बी ट्रांसफर हो रहा है तो कम्युनिकेबल है, ए टू बी ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है और हो रहा है किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो वो नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, अब जो कम्युनिकेबल होता है वो दो तरह का होता है।
देखो, अब जो कम्युनिकेबल का प्रॉब्लम है, ये दो तरह का होता है। एक कहते हैं कॉन्टेजियस और एक होता है नॉन कॉन्टेजियस। सब आएगा, रुक जाओ अभी। जैसे देखिए, कॉन्टेजियस में इसको कहते हैं बाय कांटेक्ट, इसको आप फिजिकल कांटेक्ट कह सकते हैं। छूने से जो फैलता है, जैसे कांटेक्ट की बात करें, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह होता है, जो अब तो होता ही नहीं, खत्म हो गया। चिकन पॉक्स है, लेप्रोसी है, कुछ एसटीडीज वगैरह होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये कांटेक्ट से फैल जाता है ना। लेकिन अगर मान लो, अगर हमें या किसी को एड्स है मान लो, अगर और मैंने किसी को हक कर लिया, किसी को ऐसे पकड़ लिया मैंने, तो उसको एड्स थोड़ी हो जाएगा। तो एड्स नॉन कॉन्टेजियस है वो कम्युनिकेबल, लेकिन वो नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है। तो एड्स इन्फेक्शियस भी है, कम्युनिकेबल भी है, लेकिन वो नॉन कॉन्टेजियस है। बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो फुटवर्म जानते हैं आप, रिंगवर्म इन्फेक्शन कहते हैं आप इसको, है ना। तो इसमें एसटीडीज भी आते हैं, सिफिलिस वगैरह जानते हैं आप। फिजिकल कांटेक्ट से अगर आप कांटेक्ट बनाएंगे, आप किसी भी जो जो इन्फेक्टेड है एसटीडी से, उससे आपकी बॉडी में आएगा ही। तो जो कहते हैं ना, जो एक जो फिजिकल कांटेक्ट से फैल जाए, उसी को कॉन्टेजियस कहा जाता है। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, लेप्रोसी वगैरह जो होता है, देखो ये एक कॉन्टेजियस प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है ये, है ना। लेकिन अगर आप देखो इसमें, अब नॉन कॉन्टेजियस में, तो इसमें एड्स भी है, इसमें कॉमन कोल्ड भी है। देखिए, अगर हमें कॉमन कोल्ड है, मैं अगर बोलूं, तो जो जो कोविड है, अगर मुझे कोविड है और मैंने पूरा सेफ्टी रखा हुआ है, नाक मुंह मेरा बंद है, और मैंने किसी को पकड़ भी लिया अगर, और हमारे बॉडी के किसी पार्ट में वायरस अगर नहीं है, बाहर से चिपका हुआ अगर नहीं है, तो ये तो बी में नहीं जाएगा ना। ये बताओ, जो लोग पूरा मास्क वगैरह, गियर वगैरह पहन के जाते हैं, अगर ये कॉन्टेजियस होता, है ना, तो कॉन्टेजियस कहने का मतलब ये है कि ये किसी को पकड़ने से नहीं हो जाता ना। समझ में आ रहा है। तो अपनी सेफ्टी के लोग किट बना के जाते हैं। अगर आपका नाक मुंह बंद है अच्छे से, तो आप किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप अगर किसी को कॉमन कोल्ड अगर है, कॉमन कोल्ड है, वो प्रोटेक्शन ले रहा है अगर, तो दूसरे को नहीं फैल सकता वो। जितनी बीमारियां देखो, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, मतलब मोस्ट ऑफ द, अगर देखा जाए तो मोस्टली जो होता है वो नॉन कॉन्टेजियस ही होता है। कम्युनिकेबल में मोस्टली बताओ क्या होता है, नॉन कॉन्टेजियस होता है। नाक मुंह अगर आपका कवर नहीं है, तो अगर आप टच करेंगे, तो अगर आपकी नाक से उसका नाक टकरा गया, कुछ और टकरा गया आपका, अगर समझ में आ गया आपको, तो हो सकता है कि आपकी टंग से उसके टंग में चला गया वायरस, या आपके नाक से उसके नाक में चला गया वायरस। तो वो आपका, देखो वही मैं कह रहा हूं कि कॉन्टेजियस एक, जैसे कहते हैं जिन जिन बच्चों को चिकन पॉक्स होता है, उसे कहते हैं आप घर पे रहिए। अगर चिकन पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आएंगे आप, अगर चिकन पॉक्स के कांटेक्ट में अगर आप आएंगे, तो आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। तभी कहते हैं कि चिकन पॉक्स जिनको हुआ है, वो घर में आइसोलेटेड रहें, क्योंकि वो कांटेक्ट से फैलता है। लेप्रोसी
जिसको कहते हैं कोढ़ की बीमारी कहते हैं, ये भी छूने से फैल जाता है। यस, whatever the disease that is spread through direct contact, उसे कहते हैं कॉन्टेजियस प्रॉब्लम। और कोरोना कॉन्टेजियस नहीं है। मैं बताता हूं आपको, कोरोना का अगर पूछा जाए कोविड क्या कॉन्टेजियस है, क्या ये स्मॉल पॉक्स की तरह है, आंसर इज नो। अगर किसी को कोरोना अगर है और मैं उसके हाथ को पकड़ के बैठा हुआ हूं और हाथ को मैंने वॉश कर लिया बाद में, तो क्या हमें हो जाएगा कोविड? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स है और आपने किसी को टच किया, अभी कांटेक्ट में है, तो आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, इसकी गारंटी होती है। समझ में आ गया? तो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्या होता है, क्या होता है इन्फेक्शियस, क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में क्या कम्युनिकेबल होता है, क्या नॉन कम्युनिकेबल होता है। कम्युनिकेबल में कॉन्टेजियस क्या होता है और नॉन कॉन्टेजियस क्या होता है। बेटा दिक्कत क्या है कि देखो, वो तो आपके नेजल पार्ट से स्प्रेड करता है ना। अगर आप, अच्छा बताओ, कहते हैं 3 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, अभी बताओ उसका, अभी अभी आ रहा हूं, वहां पे आ रहा हूं, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा इसका। अरे कॉन्टेजियस सिंपली कहते हैं जो टच से फैलता है, कॉन्टेक्ट से जो फैलता है, कॉन्टेजियस कहते हैं। कॉमन कोल्ड अगर मुझे है तो मैं कॉमन कोल्ड आपको नहीं दे सकता छू के। क्या क्लास में कॉमन कोल्ड खेल रहे हैं, मुझे कॉमन कोल्ड है, मैं छू के सब कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड हो गया? ऐसा थोड़ी होगा। अब यहां देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, वो समझ में आएगा। देखिए अब देखो, एक टर्म है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो इन्फेक्शियस डिजीज का, वो देखिए अब यहाँ पर। तो इसमें देखो 3 चीजें आती हैं। एक इसमें आता है कांटेक्ट के थ्रू, दूसरा कहते हैं वैक्यूल बॉन्ड होता है, और थर्ड को वेक्टर बॉन्ड डिजीज कहते हैं। और जो कांटेक्ट होता है इसके भी 3 टाइप है। देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, और एक इसमें होता है देखो जिसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो, तो देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको। डायरेक्ट में तो वही हो गया ना, जैसे डायरेक्ट टच कहा जाता है इसको, जैसे टचिंग है, देखो जो टच से, टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट, जिसमें ए और बी के बीच में किसी तरह का गैप नहीं, ए एंड बी आर वेरी मच इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो यही होता है देखो, टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट जो भी है। तो ये एक तरह का आपका, जैसे मैंने कहा कि लेप्रोसी है, चिकन पॉक्स वगैरह है, जो जिसको आप छुआछूत की बीमारी कहते हैं एक्चुअली, वो सब इसमें आता है। एसटीडीज भी आते हैं, यस। अब इनडायरेक्ट में देखिए क्या होता है, जो जिसमें मान लो ए एक पेशेंट है जिसको बीमारी है,
और ये बी में जा रहा है, और ए से बी जाने में किसी न किसी नॉन लिविंग चीज का इन्वॉल्वमेंट है, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको फोमाइट डिजीज भी कहा जाता है, फोमाइट बॉर्न डिजीज भी कहते हैं इसको। ए टू बी ट्रांसफर हुआ, देखो ए को बीमारी था, ए का बीमारी बी तक पहुंच गया, इसमें किसी न किसी नॉन लिविंग चीज का इन्वॉल्वमेंट, यहां कोई नॉन लिविंग चीज नहीं है, डायरेक्ट ए टू बी गया है। जैसे यस, फोमाइट कहते हैं कुछ भी हो, चाहे बुक भी हो, डोर हैंडल होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स कहते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं, सिरिंजेज वगैरह भी होते हैं। देखिए पेंसिल होता है, पेन होता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अब देखो, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोविड वगैरह के केस में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कह रहे हैं आप, कोविड का केस है इस तरह का चीज। तो कोविड तो देखा जाए कि कोविड तो यहां से भी जा सकता है और यहां से भी आ सकता है। अगर ए को कोविड है और बी के साथ बिना किसी प्रोटेक्शन का वो बी को हक कर रहा है, बिल्कुल नाक से नाक उसका टच हो रहा है, तो होगा यस। तो कोविड तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, समझ में आ रहा ना। और देखो फोमाइट का मतलब ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। जैसे लोगों की हैबिट क्या होती है कि नाक साफ किया, ऐसे हमने, लोग नाक साफ करते रहते हैं, आदत है, और दरवाजा पकड़ लिया जाकर हमने हैंडल, और हम बाहर निकल गए, आप उठे और आपने भी उसी दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया, और फिर आपने नाक ऐसे कर लिया अपना, हो गया कहानी खत्म। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको फोमाइट बॉन्ड कहते हैं। दूसरे के कॉम को यूज करना, दूसरे के कपड़े यूज करना, दूसरे का टॉवेल यूज करना। तो ए टू बी के ट्रांसफर में जो बीच में जो एक आपका जो जो व्हीकल है, वो एक नॉन लिविंग चीज अगर आ गया, उसे फोमाइट बॉन्ड डिजीज कहा जाता है। जैसे क्लासरूम में देखा होगा, किसी को कॉमन कोल्ड है और कॉमन कोल्ड हुआ, तो वो 5-6 कलम लेके बैठा हुआ है, और नाक भी साफ कर रहा है, और लाल पीला कलम भी लिख रहा है वो, और किसी बच्चे को कलम की जरूरत पड़ी, उसने दूसरा कलम उठा लिया उसका, बस आपसे वो पहुंच गया वहां तक। तो इसमें पेन क्या है, वो नॉन लिविंग चीज हो गया ना। यस, कोविड इसमें भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, इनडायरेक्ट वाले पार्ट में कोविड भी आएगा। जैसे नाक साफ किया, या आपने एक स्नीज किया और वो किताब पे है, उस किताब को टच किया और आपने नाक ऐसे कर लिया, अपना चला गया, समझ में आ गया। तो ये समझ, ये याद रखिएगा। और देखो कोविड इसमें भी आएगा, देखो थ्रू द नेजल और माउथ डिस्चार्ज कहते हैं, म्यूकस ड्रॉपलेट बनता है देखो इसमें, थ्रू द म्यूकस ड्रॉपलेट। यस, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि अभी तो आप दूसरे का कोई भी चीज यूज ना करें, बिल्कुल पर्सनल चीज पे ध्यान दें, कुछ भी चीज शेयर नहीं करना है किसी का। तो देखो यहाँ पर ड्रॉपलेट का मतलब, स्नीज कर दिया आपने, कफिंग किया आपने, और आपके माउथ से और आपके नाक से दुनिया भर का जो म्यूकस का ड्रॉपलेट है वो एयर में चला गया। और क्या लिखा जाता है कि ये जो ड्रॉपलेट है, इन्फेक्शन जो होता है, जैसे ए टू बी में 1 मीटर का ये एक रेंज है। अगर आप 1 मीटर के रेंज में हैं, तो आपका जो आपके नाक का जो ड्रॉपलेट है वो बी तक पहुंच सकता है, और इसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो देखो कोविड यहां भी है, कोविड यहां भी है, कोविड यहां भी है, हर तरह के डिजीज में। और इसीलिए तो देखो
जितना ज्यादा आपका व्हीकल का नंबर ज्यादा होगा पहुंचने का, उतना ज्यादा वो डिजीज स्प्रेड करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जिसके व्हीकल ज्यादा होंगे, तभी तो देखो लाखों लाखों लोग बीमार हो रहे हैं आजकल इंडिया में, कि हर तरह के व्हीकल से ये ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में हो। और ड्रॉपलेट में देखो, DIN, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या हो बताओ? डिप्थीरिया भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, कॉमन कोल्ड भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है और निमोनिया भी है। और तभी कहते हैं कि कम से कम आप 6 फीट का, अगर आप A to B बात कर भी रहे हो, तो आप कहते हैं कम से कम आप एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। इफ यू टॉकिंग अबाउट टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग, आप किस तरह के इंफेक्शन को रोकना चाह रहे हो बताओ? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एट द कोविड एरा गवर्नमेंट डिस्कस्ड अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग फॉर व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन? आंसर इज ड्रॉपलेट इंफेक्शन। ताकि आपकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर आपके मुंह से निकला भी है तो इतनी दूर नहीं चला जाएगा कि वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ऐसे यूं जाएगा 45 डिग्री एंगल पे और वो पहुंच जाएगा दूसरे घर में। ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ देर तक वो जा सकता है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ड्रॉपलेट का मतलब समझ में आ गया, और एजेंट समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो क्या क्या है बताओ? डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया। समझ में आया? अब देखो, इसमें मैंने एक और लिखा था, व्हीकल बॉर्न। अब देखो ये क्या होता है, जैसे फूड से, ब्लड से, एयर से, वाटर से, जो आपकी बॉडी में पहुंच रहा हो। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर जानते हैं ना, इसे व्हीकल बॉर्न कहते हैं। किसी ने, सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, अगर एक आदमी यमुना में, यमुना जानते हैं आप, आपके हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ आता है, यमुना में वो अपने फिकल मैटर को डिस्चार्ज करता है। मान लिया जाए हमारे देश के लोगों की आदत है नदी किनारे बहुत कुछ करते हैं, है ना? और वो उसके बॉडी का जो मान लो एक प्रोटोजोआ है जो उसके फिकल मैटर से बाहर आया है, वो उस पानी से फ्लो होता हुआ पहुंच गया इलाहाबाद, संगम पहुंच गया। संगम, संगम जानते हैं, गंगा और यमुना का वहां पर एक क्या है बताओ, संगम है वहां पे, प्रयाग, जिसे प्रयागराज कहते हैं अब तो। और उस संगम में आपने डुबकी लगाई, आपने उस संगम में डुबकी लगाई और आप पानी पी लिया उस संगम में जाकर, मुंह खुला रहता है आपका, पानी में डुबकी लगाया और गलती से पानी चला गया आपके मुंह में। सोचो क्या हुआ कि जो आदमी अपना डिस्चार्ज दिल्ली में किया था, उसके फिकल मैटर का पार्ट आपकी बॉडी में पहुंच गया ना, तो वहां वाटर क्या हो गया? छीट हो ही गया। तो वाटर क्या हो गया बताओ? वाटर एक व्हीकल हो गया। एक आदमी मान लो बेंगलोर में है, वो ब्लड डोनेट करता है और वो HIV से इन्फेक्टेड है मान लो। अब वो HIV का इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड अगर दिल्ली में किसी को मिल गया, वो भी HIV इन्फेक्टेड हो गया ना, तो वो भी तो एक व्हीकल हो गया वहां पर ना। तो फूड से, ब्लड से, एयर से, वाटर से जो बीमारियां फैलती हैं, इसको व्हीकल बॉर्न डिजीज कहा जाता है। समझ में आ गया? और देखो, अब आता है वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। कोविड का पार्ट फूड से स्प्रेड नहीं होता। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोविड के वायरस की औकात इतनी नहीं है कि वो आपके स्टमक के HCl से लड़ाई लड़ सके। वो नाक के रास्ते आता है,
ना कि मुंह के रास्ते से आता है। कोविड इन्फेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोविड नेवर इन्फेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कोविड नेवर कम्स थ्रू द फूड। यस, फूड का जो डब्बा है, उस डब्बे पे उसका वायरस है और वो वायरस आपके नाक में जा सकता है बिकॉज ऑफ improper safety, but COVID can never be entered by the food in your alimentary canal. समझ में आ गया? हाँ, अब आ रहा हूं, वहां पे आ जाओ। ब्लड से कैसे आएगा? एयर से। मैं वही तो कह रहा हूं कि अब मान लो कि 1 मीटर के रेंज में है तो वो तो ड्रॉपलेट का पार्ट हो जाएगा, और इतना तो आप नाक का आपका इतना स्पीड तो नहीं कि आप 2 किलोमीटर तक अपना ड्रॉपलेट पहुंचा देंगे आप। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, टाइफस फीवर वगैरह होता है, टाइफस फीवर वगैरह होता है जो एयर से फैलता है। समझ में आ गया? और देखो वेक्टर बॉर्ड में, वेक्टर बॉर्ड में 2 चीजें लिखते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल वेक्टर एंड मैकेनिकल वेक्टर। अब ये समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। यहाँ पर तो बायोलॉजिकल वेक्टर में आप जानते हैं जैसे मॉस्किटो है, सेंट फ्लाई है, सीसी फ्लाई है ना? ये सब एक तरह का बायोलॉजिकल वेक्टर है। जितने भी डायजेटिक, अब मॉस्किटो में जानते हैं आप 3 तरह का मच्छर है इसमें, क्यूलेक्स है, एनोफिलीज है, और बताओ डेंगू वाला क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? एडीज कहा जाता है। तो क्यूलेक्स, एनोफिलीज एंड एडीज, है ना? और क्यूलेक्स में जानते हैं आप, इससे फाइलेरिया होता है, एनोफिलीज से मलेरिया होता है, और एडीज से डेंगू भी होता है, येलो फीवर भी होता है, और चिकुनगुनिया भी होता है ना? तो और सैंड फ्लाई से जानते हैं आप, अभी पढ़ेंगे, कालाजार जिससे होता है, कालाजार सैंड फ्लाई की वजह से होता है। और सिसी फ्लाई की वजह से क्या होता है बताओ? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये बताऊंगा प्रोटोजोआ डिजीज के बारे में, अभी जस्ट मैं इसको समराइज कर रहा हूं। तो देखो ये बायोलॉजिकल वेक्टर है। ऐसे जो इसके जो पैरासाइट्स होते हैं वो डायजेनेटिक होते हैं, याद रखना। ऑल दीज पैरासाइट्स आर, आप जानते हैं कि ये बीमारियां जिससे होती हैं, तो बायोलॉजिकल वेक्टर जो होता है ये किसके लिए होता है बताओ? बायोलॉजिकल वेक्टर हमेशा डाइजेनेटिक पैरासाइट्स के लिए होता है, दैट इज ऑलवेज फॉर डाइजेनेटिक पैरासाइट्स। Digenetic means those who involve 2 different hosts to complete their life cycle. तो बायोलॉजिकल जो आपका वेक्टर होता है, या आप कह सकते हैं कि जितने भी डाइजेनेटिक पैरासाइट्स हैं, दे मस्ट नीड अ बायोलॉजिकल वेक्टर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? मैकेनिकल वेक्टर में आप देखो, मैकेनिकल वेक्टर में ही नाम आता है हाउस फ्लाई का, कॉकरोच का। हाउस फ्लाई से ही आप जानते हैं एस्केरिसिस भी होता है, यहां से अमीबियोसिस भी होता है,
कॉकरोच से कॉलरा वगैरह फैल सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है इससे। तो देखो ये जो अब देखो ये कॉलरा हो, चाहे वो अमीबियोसिस हो, चाहे एस्केरियासिस हो, ये सब एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। इसको डबल होस्ट की जरूरत नहीं होती, सिंगल होस्ट से ये ए टू बी जाता है। देखो ये ए टू बी पहुंच जाता है, और इसमें केवल जो हाउसफ्लाई वगैरह होता है वो केवल एक मैकेनिकल वेक्टर का काम करता है, ए के फिकल मैटर के पार्ट को बी तक पहुंचा देता है, एंड दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेक्टर। याद रखना, हाउसफ्लाई, कॉकरोच हमेशा एक मैकेनिकल वेक्टर की तरह एक्ट करता है, और मलेरिया वाले डिजीज में मच्छर एक क्या बताओ बायोलॉजिकल वेक्टर का रोल प्ले करता है। तो जिस पैरासाइट को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना है, डबल होस्ट की जरूरत है, वो बायोलॉजिकल वेक्टर की जरूरत कहते हैं उसको। तो यू नो व्हाट इज डायजेनेटिक पैरासाइट? दोज पैरासाइट्स which must need two different hosts to complete their life cycle. समझ में आ गया? तो ये मैंने बता दिया आपको पूरा समराइज्ड पार्ट। अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है, और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चे, दैट्स क्लियर? चलिए ठीक है, लिख लो, मैंने काम बना किया आपको। HF हाउस फ्लाई, अरे ये एस्केरियासिस है, एस कहां लिख दिया मैंने? अरे कहां लिखा और मैंने ए डबल एस कहां लिख दिया मैंने? अच्छा ये कह रहे हो? अरे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सीसी फ्लाई से जो बीमारी होता है, बेटा कैटेगरी का सिस्टम यही है कि अगर आप ओबीसी में आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी से 15 नंबर 10-15 नंबर कम कर लीजिए। अगर आप एससी में आते हैं तो आप 100 नंबर कम कर सकते हैं जनरल से, और एसटी में अगर आते हैं तो 120-130 नंबर आप कम कर लीजिए जनरल कैटेगरी से। दैट्स ऑल। समझ में आ गया ना? अभी बेटा अभी ड्रग्स का नाम पता नहीं चला है, बहुत सारे ड्रग्स हैं अभी तो। रिया ने उन सभी ड्रग्स को लिया भी नहीं होगा, जो डिस्कस किया जाएगा आपके साथ अगली आने वाले क्लास में। भयानक भयानक वाले ड्रग्स बताए जाते हैं, अभी बहुत मजा आएगा चैप्टर में, देखो भी पढ़ते रहो, ठीक है? कैनाबिनॉइड्स वगैरह, हाँ वो सब गांजा होता है, गांजा। चलो ठीक है। येलो फीवर एडीज से होता है, बीमारी है, वायरस से होता है। अभी तो स्टार्ट किया भैया कहानी, अभी तो डिजीज का अभी ये पोलियो वायरस से होता है, और पोलियो वगैरह ये फूड के थ्रू भी होता है। पोलियो वगैरह जो होता है ना, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का नाम है भैया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक है।